स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल शार्प IQ एजुकेशन में। MA पॉलिटिकल साइंस की पहली किताब राजनीतिक सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले चैप्टर 1 राजनीतिक सिद्धांत क्या है, चैप्टर 2 लोकतंत्र, चैप्टर 3 अधिकार ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप इन सब वीडियो आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज में मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। स्वतंत्रता की प्रस्तावना, आइए देखते हैं। स्वतंत्रता इंग्लिश शब्द लिबर्टी से बनी है। लिबर्टी लैटिन वर्ड लिबर से मिल के बना है, जिसका मतलब होता है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। जो स्वतंत्रता होती है वह मनुष्य की जन्म से अधिकार प्राप्त होता है उसको, या जन्मसिद्ध अधिकार होती है। जो इंसान होता है वह स्वतंत्र जन्म लेता है। दस्ता स्वतंत्रता नहीं है। जो दस्ता होती है यानी जो दास प्रथा होती है, यह स्वतंत्रता नहीं होती। यानी कि किसी राजा महाराजा के अंतर्गत जो दास होते थे वह स्वतंत्र नहीं होते थे। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। दूसरे को पराजित कर अपने अधीन करना स्वतंत्रता नहीं होती है। पहले क्या होता था कि दो शासकों के बीच में लड़ाई होती थी और एक शासक विजयी हो जाता था, और तो दूसरे शासक के जितने भी प्रजा होती थी वो इसके अंतर्गत आ जाती थी। इसमें से इनकी कुछ रानियां जो होती थी वो दास रूप में आ जाती थी। तो ये जो दास प्रथा है यह स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। आगे देखते हैं। मैकलम के अनुसार स्वतंत्रता को समझने के लिए 3 शर्तों का प्रयोग किया गया है। वो 3 शर्तें किसके अंतर्गत आएंगी अभी आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता को 2 भाव में प्रकट कर सकते हैं। पहला है नकारात्मक और दूसरी है सकारात्मक। आइए देखते हैं, इनको समझते हैं ध्यान से। स्वतंत्रता वह है जो कि X व्यक्ति की किसी A बाधा से मुक्ति की ओर संकेत करता है ताकि वह B कार्य या B कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, X यहाँ पर एक व्यक्ति है। X क्या है? एक व्यक्ति है। A बाधा है और B वह कार्य है। तो X यह कार्य यानी यह B कार्य A के बिना कर पाए, ऐसी अवधारणा को हम स्वतंत्रता, यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि X बाधा मुक्त अगर वह कार्य B कर सके तो ऐसी अवधारणा को हम स्वतंत्रता कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता संकल्पनाएं कि सभी सिद्धावधियों ने इन्हीं 3 शर्तों का प्रयोग किया है। तो स्वतंत्रता की जो संकल्पनाएं हैं और जो ये सिद्धवादियों हैं यानी जो ये लोग हैं, मैकलम हैं, ये इन्हीं 3 शर्तों के प्रयोग करके इन्होंने आगे नकारात्मक और सकारात्मक की अवधारणा दी है। वो 3 शर्त कौन कौन सी है? X यानी कि व्यक्ति, A यानी कि बाधा, B यानी कि कार्य। आइए देखते हैं आगे क्या अवधारणाएं दी हैं। पहली है नकारात्मक संकल्पनाएं अनिश्चित समूह की ओर इशारा करने के लिए B का प्रयोग करती है। अर्थात इन्होंने B को क्या कर दिया? अनिश्चित कर दिया। B यानी जो कार्य को दर्शाता था उसको क्या कर दिया? अनिश्चित कर दिया। और जो A था यानी कि जो बाधा थी हमारी, इसको क्या कर दिया? एक सीमित कर दिया। यानी कि सीमित बाधा के तहत जो भी अनिश्चित कार्य किया जाए वह कैसी संकल्पना होगी? नकारात्मक संकल्पना होगी, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता होगी। ऐसे ही हम अगला देखते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पनाएं। इनके अंतर्गत क्या किया गया कि अनिश्चित समूह की ओर इशारा करने के लिए B का प्रयोग किया गया। यानी कि B के लिए क्या किया गया? समूह की ओर इशारा करने के लिए B का प्रयोग नहीं किया गया। यानी कि अनिश्चित कार्य हम लोग नहीं कर रहे हैं। कैसा कार्य कर रहे हैं हम लोग? निश्चित कार्य कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? निश्चित कार्य कर रहे हैं। और जो A है, A के समूह अधिक विस्तारित कर दिया। यानी कि जो बाधा है, बाधा को अधिक विस्तार से समझाया गया है। तो ऐसे संकल्पनाओं को हम क्या कहेंगे? सकारात्मक संकल्पना कहेंगे, यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता कहेंगे। जहाँ पर बाधा
और बाधा को यानी कि जहाँ की सीमाओं को अधिक विस्तार से समझाया गया हो, और जो कार्य हो वो क्या हो, निश्चित हो, जो कार्य क्या हो, निश्चित हो, ऐसी स्वतंत्रता को सकारात्मक स्वतंत्रता कहेंगे। और ऐसी स्वतंत्रता जहाँ पर कार्य जो है वो अनिश्चित हो और बाधा को सीमित कर दिया जाए, यानी कि कोई भी इंसान कोई भी कार्य कर सके, एक सीमित बाधा के तहत कुछ भी कार्य कर सके, ऐसी स्वतंत्रता को हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहेंगे या नकारात्मक संकल्पनाएं कहेंगे। आई होप आपको सकारात्मक संकल्पना समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। हर मूल्यों पर खरा नहीं उतरता है। क्या स्वतंत्रता जो है वो हर मूल्यों पर नहीं उतरता, जैसे कि दास वर्ग के लिए, जैसे महिलाओं के लिए और बाल के लिए यानी बच्चों के लिए, तो हर वर्ग में जो स्वतंत्रता है वो खरी नहीं उतरी है। आगे समझते हैं। स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के दो विशेष तत्वों, बंधनों का अभाव, नियमों का पालन में सामंजस्य का अभाव है। यानी कि जो स्वतंत्रता है या मानव की प्रकृति और सामाजिक जीवन, इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य है। अर्थात कहने का मतलब है कि एक तो यह बंधनों को अभाव को दर्शाता है कि आप कोई बंधन मुक्त होकर कार्य करें, और दूसरा है आपको कहीं ना कहीं नियमों का भी पालन करना है कि वह कार्य आप राज्य और समाज के लिए एक गलत साबित ना हो या एक उनके लिए आप खतरनाक साबित ना हो, ऐसे कार्य आपको नहीं करने हैं। इस नियम का भी आपको पालन करना है। इन दोनों के बीच का जो सामंजस्य है वही स्वतंत्रता होती है। आगे देखते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता, इसको समझते हैं। बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता को स्वतंत्र होने या दूसरों द्वारा हस्तक्षेप न होने के रूप में परिभाषित किया गया है। बर्लिन कहते हैं कि स्वतंत्रता को स्वतंत्र होने या दूसरे द्वारा हस्तक्षेप न होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। समझ रहे होंगे। हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा उतना ही विस्तृत स्वतंत्रता होगी। अर्थात अगर किसी की स्वतंत्रता से आप जितना कम हस्तक्षेप करेंगे, उसकी जो स्वतंत्रता का गुण है वो अधिक व्यापक होगा। आगे देखते हैं। इससे हम नियंत्रण क्षेत्र से भी समझ सकते हैं कि एक नियंत्रण क्षेत्र होना चाहिए किसी स्वतंत्रता के लिए, ताकि वह स्वतंत्रता उससे अगर ज़्यादा होती है तो वह नकारात्मक स्वतंत्रता हो जाती है। अर्थात किसी की स्वतंत्रता जब तक नकारात्मक नहीं होती है जब तक वह एक नियंत्रण क्षेत्र के अंदर रहती है। पहले समझते हैं नियंत्रण क्षेत्र क्या है। स्वतंत्रता मानी जाती है जब मनुष्य को कानूनों में बोलने का अधिकार हो, मुझ पर कौन शासन करता है। अर्थात जब मनुष्य को कानूनों में बोलने का यह अधिकार हो कि मुझ पर कौन शासन करता है, तब यहाँ पर यह चीज़ नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसी प्रश्न का उत्तर अगर तार्किक रूप से इससे अलग है कि सरकार मेरे कार्यों में कहाँ तक हस्तक्षेप करती है, तो इस चीज़ को यह दर्शाता है कि यह नियंत्रण क्षेत्र किसी भी स्वतंत्रता का अगर सीमित होगा, तभी उसी के अंदर अगर स्वतंत्रता का पालन किया जा रहा है तब तक वह स्वतंत्रता सही है, अन्यथा वह नकारात्मक की ओर दर्शाती है। अगला हमारा हॉब्स के अनुसार एक दूसरी बात कही गई कि योग्यता और स्वतंत्रता के बीच में इन्होंने अंतर को स्पष्ट किया है कि स्वतंत्रता और योग्यता दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसको देखते हैं। पंछी के यदि पंख ना हो तो वह उड़ नहीं सकेगा, या उड़ने की योग्यता का अभाव है, यद्यपि यह पंछी उड़ने के लिए स्वतंत्र है। इस चीज को हम इसकी नीचे वाली लाइन समझ सकते हैं कि कुछ लोग के पास भौतिक संसाधन एवं सुविधाओं का प्रचुरता है तो कुछ के पास उसका अभाव है। जिस समाज में स्वतंत्रता का अस्तित्व शक्ति पर निर्धारित हो, वह निर्बलों का कोई जीवन नहीं होगा, या वहाँ पर जो निर्बलों का जो जीवन है वह नहीं होगा। इस चीज़ को कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि जो इंसान धनी है या जो प्रचुर है, इसके पास संसाधनों की कमी नहीं है, उसके लिए स्वतंत्रता का जो आयाम जो मायने होंगे वो अलग होंगे। लेकिन एक गरीब के लिए जो स्वतंत्रता की मायने होंगे वह अलग होंगे। उसके लिए एक रोटी कपड़ा मकान ही होगा, वही उसके लिए उसी को पाना ही उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। वह कुछ अपराध कर बैठता है उस चीज़ को अपने पास लाने के लिए, परंतु
यह स्वतंत्रता एक गरीब के लिए और एक अमीर वर्ग के लिए, दोनों के लिए उनकी मायने अलग अलग होते हैं। इसी तरह से हम ऊपर वाली पंक्ति को समझ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के माध्यम से सामूहिक निर्णय लेना। सकारात्मक स्वतंत्रता अर्थात कि लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के अंतर्गत एक सामूहिक निर्णय लेना, जहाँ पे सबकी सहभागिता हो, सब लोग स्वतंत्र तो हों अपने बात रखने में और इसके द्वारा ही निर्णय लिया जाए, यह एक सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। कानूनों के तहत कोई व्यक्ति रहता है, उनके बनाए जाने में उसे बोलने का अधिकार होना चाहिए। अर्थात कोई भी कानून अगर बनता है तो हर व्यक्ति को एक अधिकार होता है, एक स्वतंत्रता होती है कि वह उसके लिए आवाज़ उठाए। अगर कुछ गलत हो रहा हो, कोई अनहित कानून बन रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, यह इसके अंतर्गत आती है, सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। अब रूसो ने जो स्वतंत्रता है इसको दो स्तर पर परिभाषित करने की कोशिश की है। पहला है नागरिक और दूसरा है नैतिक। आइए देखते हैं। नागरिक स्वतंत्रता, समाज या राज्य का सदस्य के नाते जो स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं किसी नागरिक को, वो क्या होती हैं? नागरिक स्वतंत्रता होती है। यानी कि समान अवसर या अधिकार। कहने का क्या मतलब कि शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी शासन के विरुद्ध या कोई गलत शासन होता है उसके विरुद्ध जो हर व्यक्ति या हर नागरिक को जो स्वतंत्रता मिलती है, यह रूसो द्वारा परिभाषित है कि वह नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। दूसरी है व्यक्ति और समुदाय की स्वतंत्रता। एक व्यक्ति और एक समुदाय के बीच, एक व्यक्ति या एक समुदाय को जो मिलने वाली जो स्वतंत्रता होती है वह भी नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। इन दोनों कथनों के माध्यम से रूसो यह कहना चाहते हैं कि जिस राज्य में नागरिक स्वतंत्रता का स्तर जितना ऊंचा होता है उसे उतना ही अधिक लोकतंत्रात्मक और कल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है। अर्थात जितना ऊंचा नागरिक स्वतंत्रता का स्तर होगा उतना बढ़िया ही वह राज्य, वह कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। आगे हमारा नैतिक स्वतंत्रता, व्यक्ति सभी प्रकार की स्वतंत्रता के साथ नैतिक दृष्टि से स्वतंत्रता सदुपयोग करे। नैतिक दृष्टि से यानी कि एक उचित जगह या उचित कार्य करने में ही अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करे, या उस मानसिक स्थिति से जिससे वह अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। समझ में आ गया होगा। इसका सदुपयोग करना और उचित अनुचित का पता हो, उसी के अंतर्गत स्वतंत्रता का ना उपयोग करें। अगला हमारा यह एक टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं। गुलाम महिला ऐतिहासिक तौर पर स्वतंत्रता की मायने। अगर असल में अगर किसी को स्वतंत्रता के मायने अगर किसी से पूछना हो तो आप प्राचीन में हो रही महिलाओं की दशाओं को देखकर या उनसे पूछेंगे तो आपको सही मायने बता पाएंगी स्वतंत्रता की क्या उनके लिए महत्व होता है। इतिहास में आइए चलते हैं, देखते हैं महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो इतिहास में अगर एक नज़र डालें तो महिला या किसी एक लड़की का जो बचपन में जन्म होता है तो उसको पहले जन्म से ही मार दिया जाता था। अर्थात पहले ही उसकी जो ज़िंदगी जीने की जो स्वतंत्रता थी वही उससे छीन ली जाती थी। अब वो जैसे तैसे अगर वह बड़ी होती थी तो दूसरी उसकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता का हास होता था जो बाल विवाह होता था। बचपन में ही उसकी शादी करवा दी जाती थी और 12-13 साल में ही उसकी शादी हो जाती थी। अर्थात उसको वर चुनने की भी स्वतंत्रता उसके पास नहीं होती थी। फिर वो बड़ी होती थी उसके बाद उसको एक पर्दा के अंदर रखा जाता था, बाहर के समाज से उसको कोई लेना देना नहीं रहता था। फिर वह अगर शासक वर्ग में हो तो अगर एक शासक दूसरे शासक पे विजय पा लेता था तो उसकी भी जो भी रानियां होती थीं उनको भी दास की तरह पहले जीते हुए शासक के राज्य दरबार में रहना पड़ता था। फिर ऐसे तैसे यहाँ तक कि उससे मृत्यु की भी स्वतंत्रता उससे छीन ली गई थी। सती प्रथा आप सब जानते ही होंगे कि अगर किसी औरत का पति मर जाता था तो उसी के शव के साथ उस औरत को भी अस्थि या उसी के साथ जला दिया जाता था। यह हमारा सती प्रथा होता था। तो अगर स्वतंत्रता की असल मायने अगर किसी से आप जानना होता है तो वह ऐतिहासिक तौर पर महिलाओं को हम देख सकते हैं कि उनके लिए स्वतंत्रता के मायने कितने महत्वपूर्ण होते थे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगला हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, समानता। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता हो तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।